आई होप यू आर वेल, आई होप यू आर सेफ, सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमने लेक्चर आज हमने डिस्कस करना है वो स्ट्रक्चर ऑफ करंट अफेयर्स को आज हमने डिस्कस करना है। एंड एग्जैक्टली हाउ दिस करंट अफेयर्स टॉपिक हैज टू बी जो है वो डिस्कस्ड, और उसको क्वेश्चन को कैसे आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है, क्वेश्चन को कैसे लिखना होता है, और उसमें नंबर क्यों नहीं आते स्टूडेंट्स के। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई पर्सनली बिलीव के जिसके अंदर स्टूडेंट्स ना बहुत I personally understand this idea कि स्टूडेंट थोड़ा इजी ले लेते हैं इस सब्जेक्ट को, या इजी नहीं लेते तो स्टूडेंट्स के नंबर इसलिए नहीं आते क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है और उसको किस तरह स्ट्रक्चर करना होता है अपने पूरे के पूरे आंसर को। तो वो जितना भी जो हमारे प्रॉब्लम, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं कि स्ट्रक्चर कैसे करना है आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को, या पाकिस्तान अफेयर्स का स्ट्रक्चर भी यही है तकरीबन, अभी जो भी आपको मैं बताने लगा हूं क्वेश्चन का, तो उसमें भी यही होगा कि इसके अंदर हम देखेंगे कि पूरे का पूरा जो आंसर है उसको हमने कैसे स्ट्रक्चर करना है, इसमें कौन कौन सी चीजें हमने ऐड करनी होती हैं। एग्जामिनर ने अगर हमसे एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसका फिर आगे आंसर हमने कैसे देना है, मतलब वो सारी की सारी चीजें जो है आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर वो मैप्स वगैरह, वो डायग्राम्स वगैरह, वो किस तरह जो है ऐड करनी होती हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास फ्लो चार्ट्स हैं, वो जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ करंट अफेयर्स होंगे, उसको हम इंशाल्लाह जो है वो अंडरस्टैंड करने की जो है वो कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि एग्जामिनर जो है वो हमें क्या कहता है कि स्टूडेंट्स के नंबर क्यों नहीं आते सीएसएस के करंट अफेयर्स के पेपर के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर की रिपोर्ट ने भी हमें कुछ चीजें समझाई हैं कि स्टूडेंट्स जो है करंट अफेयर्स के पेपर में कहाँ गलती करते हैं और जिसकी वजह से उनके स्टूडेंट्स के नंबर नहीं आते। तो आज हम वो सारा स्ट्रक्चर देखेंगे, आज हम देखेंगे कि आप लोग गलती कहाँ पर करते हो और आपके नंबर क्यों नहीं आते। और आई होप, विश एंड प्रे कि आप लोग कुछ स्ट्रक्चर जो है वो अंडरस्टैंड करो, ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो आगे जब भी आप करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक पढ़ोगे या क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। इस स्ट्रक्चर को अपने ज़हन के अंदर रखना, तो आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है वो अच्छा जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का जो स्ट्रक्चर जो है, मैं आपको इसमें एक छोटी सी चीज पहले समझा दूं। याद कीजिए पहला लेक्चर जिसमें आपको मैंने कहा था कि ये वो फिगर है 720 का, जो गोल्डन फिगर है जिसको आपने अचीव करना है किसी सूरत में, और कोशिश करनी है आपने इसको अचीव करने की, क्योंकि अगर आप इसको अचीव कर लेते हैं तो आप अपनी डिजायर्ड एलोकेशन की तरफ चले जाते हैं। 720 का मतलब क्या है? 720 का मतलब ये है कि आपके पास 60 नंबर आने चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। क्योंकि अगर हम 16 into 12 करेंगे तो हमारे पास 720 नंबर आते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास हर सब्जेक्ट में 60 नंबर आएंगे तो हम 720 के फिगर को अचीव करेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी आते हैं, जैसे हमारे पास इंग्लिश ऐसे का सब्जेक्ट है, हमारे पास प्रेसी का सब्जेक्ट है, हमारे पास कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर 60 बहुत मुश्किल आते हैं। अगर आपकी प्रेसी बहुत अच्छी है, कंपोजिशन बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन होता है 60 अचीव करना, बहुत जो है वो अच्छा, अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो 60 नंबर आ जाते हैं आपके। लेकिन प्रेसी के अंदर या कंपोजिशन के अंदर या ऐसे के अंदर 60 लेना जो है वो मेहनत वाला काम है। तो आइडिया ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 60 में नहीं लेते तो आप डेफिसिट में चले जाते हैं। सेम गोस फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि आपके पास ये जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर होता है, आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर होता है, और आपके पास करंट अफेयर्स का पेपर होता है। इन तीनों में कलेक्टिवली पास होना जरूरी होता है। अभी गौर से सुनिए, आपने इन तीनों में कलेक्टिवली 120 नंबर लेने होते हैं पास होने के लिए, कलेक्टिवली 120। तो अगर फॉर एग्जांपल आप 120 नंबर ले भी लेते हैं इसके अंदर और पास भी हो जाते हैं आप इसमें, ये तो कोई कलेक्टिवली काउंट किया जाता है, ये तीनों सब्जेक्ट इकट्ठे काउंट किए जाते हैं 120 नंबर के लिए। तो अगर आपने 120 नंबर इसमें लेने हैं तो पास तो आप हो जाते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप 60 की एवरेज पे जाते तो आपके तो 180 आने चाहिए थे, और आप अभी भी फिर 60 नंबर के डेफिसिट के अंदर हो जाते हो, राइट। तो यहां पर अंडरस्टैंड करने की ये जरूरत है कि आपको सीएसएस के करंट अफेयर्स में एटलीस्ट 60 नंबर जो लेने हैं वो किस तरह लेने हैं, आपने किस तरह 60 नंबर्स की तरफ आना है, और या इससे ज्यादा नंबर जितने आपके आ जाएं तो उतने ज्यादा आपके लिए जो है फायदेमंद हो जाएगा। क्योंकि अगर जितने आपके ज्यादा नंबर होंगे, वो जितने खुदा ना खास्ता किसी सब्जेक्ट में पीछे कम नंबर होंगे, उसको वो कंपनसेट अल्टीमेटली कर देंगे। 2015 के अंदर जब मेरा सीएसएस हुआ था, मेरे 72 स्कोर था मेरा। आई पर्सनली बिलीव कि 72 स्कोर भी थोड़ा कम था, क्योंकि आई थॉट कि मैं 75 को क्रॉस करूंगा। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह, एक तो मेरी हैंडराइटिंग है जो कि आप देख रहे हैं, और दूसरी वजह ये थी
बेसिकली कि जो स्ट्रक्चर है वो जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती हैं चीजों के बारे में, स्ट्रक्चर मुझे बाद में भी ज्यादा कुछ और चीजें भी क्लैरिफाई हुई उसके बाद, तो आई थॉट कि वो चीजें शुरू के अंदर स्टूडेंट्स को बतानी बड़ी जरूरी है कि अगर आपको शुरू के अंदर ये चीजें समझा दी जाएं और आपके लिए आगे फिर सारे का सारा काम आसान हो जाएगा कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है। स्टूडेंट एग्जामिनर ने हमसे वो सवाल पूछा है तो हमने उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है और उसके लिए वो जो चीजें एग्जामिनर पूछता है, लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये क्या क्या चीजें जो है वो आती हैं। शुरू के अंदर मैं आपको समझा देता हूं स्ट्रक्चर ऑफ करंट अफेयर्स में। पहली बात है, एग्जामिनर ने हमें कहा है स्ट्रक्चर ऑफ करंट अफेयर्स में या करंट अफेयर्स के पेपर के अंदर एग्जामिनर कहता है कि दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज पुअर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज पुअर। एग्जामिनर कहता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स की थोड़ी सी पुअर है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं होता तो अल्टीमेटली उसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, क्योंकि हर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें अल्फाज इस किस्म के होते हैं कि जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है पूरे के पूरे क्वेश्चन का। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि वो एग्जामिनर क्या कहता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज पुअर। मैं अब आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, ये देखिएगा। एनालाइज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर as a game changer. Is CPEC a game changer? Evaluate. ये आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। एनालाइज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अ गेम चेंजर, इवैल्यूएट। तीसरा लिखा है एस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर एंड अ थ्रेट। अब आपके पास ये 3 क्वेश्चंस आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, या अगर आप फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को छोड़ दें एंड द थ्रेट को छोड़ दें, निकाल दें यहां से, एस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर, आप में से मुझे कोई बताए कि इन तीनों सवालों के अंदर स्ट्रक्चर में कहां फर्क आएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 क्वेश्चंस? इन तीनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग में आपको कहां फर्क नजर आ रहा है? आपको स्ट्रक्चर में क्या नजर आ रहा है कि स्ट्रक्चर कहां गलत है, या स्ट्रक्चर जो है इस पूरे के पूरे सवाल का वो जो है वो किस तरह इसके अंदर डिफरेंस आएगा सारे का सारा? 1 and 3 आर सेम, एनालिसिस वैल्यूएशन, अच्छा जी, ठीक है जी, अरेंजमेंट, राइट नो सीपैक एज गेम चेंजर, अच्छा सही है। एनालिसिस वैल्यूएट असेस, ठीक है। आर्गुमेंट तो आपके पास मैं समझ रहा हूं आपके पास कि आप मुझे कह रहे हैं कि इसमें बेसिक फर्क जो आ रहा है वो पहले क्वेश्चन के अंदर एनालिसिस का फर्क आ रहा है, दूसरे में वैल्यूएशन का फर्क आ रहा है और तीसरे के अंदर हमारे पास असेसमेंट का फर्क आ रहा है। आप मुझसे मुझे को ये बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस 3 वर्ड्स? इन तीनों में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन, इवैल्यूएटिंग अ क्वेश्चन? आप में से कोई बंदा अनम्यूट हो ताकि वो क्वेश्चन का आंसर कर दे, ताकि हमें उस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एनीवन हु वांट्स टू टॉक? कमेंट्स में समझ नहीं आएगा, मुझे भी समझ नहीं आएगा, आप लोगों को भी जी। उस्मान को करें जरा।
अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जो मैंने अंडरस्टैंडिंग की है, जो मेरी कंपनी ने फर्स्ट की, वो ये है कि वो हमें डायरेक्शन दे रहा है कि जो सी पैक है वो एज अ गेम चेंजर है, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं हमने हैं। और सेकंड में वो हमसे पूछा कि हम क्या समझते हैं कि जो सी पैक है वो गेम चेंजर है कि नहीं, हमने साइड लेनी है उसमें। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में? जी, हम उसके अगेंस्ट भी जा अच्छा, सकते हैं और उसकी फेवर में भी जा सकते हैं सी पैक के। ठीक है, ठीक है। सर तीसरा भी मैंने नहीं समझा। सर सी पैक एज अ गेम तीसरा भी चेंजर, नहीं? तीसरे में हमने बताना है कि अच्छा, हम उसकी जो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दोनों बतानी है इसमें। तो फर्क क्या है पहले और दूसरे में, पहले और तीसरे में? पहले और तीसरे में सिर्फ तीसरे में हमने अभी तक जो काम हो चुका है, जो फायदे हमें आए हैं या नुकसान आए हैं, वो बताने हैं सिर्फ। अच्छा, ठीक। कोई और? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। किसी को और को करें? कोई एक और बंदा था तो कह रहा था। जी सुहेल। जी सारा, उसके बाद सारा को करते हैं। पहले सुहेल को कर लें, उसके बाद सारा को कर लेते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। Okay, so what I understand from the first question is कि analyze में हम उसके pros and cons दोनों देंगे. We will look at the negative side as well as the positive side. Second वाले में हम stance assume करेंगे and then we will debate तो नहीं, हम उस stance को लेके आगे move करेंगे question में. अगर हम positive, अगर हम कहते हैं if it's yes, तो we will talk about all the positive things about it. And if you say no, so we will talk about all... Sorry? इनवैल्यूएट, यू आर सेइंग इनवैल्यूएट। जब हम प्रोज एंड कॉन्स बनाएंगे उसके बाद फिर हम आगे उसको लेकर चलेंगे आइडियाज को। एवैल्यूएट में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक स्टांस लेके अपना एक स्टांस अज्यूम करके हम उस स्टांस पे आगे इवैल्यूएट करेंगे उसको। ठीक है। और जो दूसरा वाला है असेस सीपैक एज अ गेम चेंजर, उसने हमें पहले ही बता दिया है कि उसने स्टांस दे दिया है कि वो गेम चेंजर है। अच्छा, तो हम उस पॉजिटिव स्टांस में आगे चलेंगे फिर क्वेश्चन में। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक हो गया। तो उस्मान की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी फर्क है, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी फर्क है, राइट? यस। अब बेसिक आइडिया आपको समझाने का बेसिकली ये है कि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जब स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में फर्क आता है तो फिर नंबर नहीं है। अब हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं और दो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्री क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली पोल्स अपार्ट, और जिसकी वजह से फिर जब आपका स्ट्रक्चर वो सेम नहीं ना होता तो फिर आपके नंबर नहीं आते। अब मैं आपको समझाता हूं कि उसमें फर्क कहां पे। एक बंदे को और ले लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग उसकी। थैंक यू सारा। उसके बाद कोई और किसी और से इस पे अंडरस्टैंड करता है। जी एनीवन एल्स? जी करें जी। जी जी सर आवाज आ रही है? जी 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 क्लियर है आवाज। यस सर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो पूछ रहा है एनालाइज सीपैक एज अ गेम चेंजर। वो हमें डायरेक्शन दे रहा है, वो कह रहा है कि सीपैक एक गेम चेंजर है, इसको एनालाइज करना है आपने। वो कैसे एनालाइज, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी आपके हैं। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो सर एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। वो हमें कह रहा है एक तो साइड लें, ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्टेट की पोजीशन होती है किसी भी खास एक एस्पेक्ट्स पे या प्रोजेक्ट पे, उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल हम सी पैक को, जो स्टेट की जो एक पोजीशन है कि जी ये तो गेम चेंजर है ही है, हमें बहुत फायदा दे रहा है, चाइना हमारा बहुत सारा इकोनॉमिक फ्रेंड है ये वगैरह, उसके खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते। यहाँ पे सर एक इशू आ जाता है जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पे आ जाता है। यानी आप कहते हो कि सेकंड और थर्ड ऑलमोस्ट सेम है और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एनालिसिस करना होता है, ठीक है? असेस में हमें जज ही करना होता है कि वो भी ऐसे ही है, ऊपर वाला भी है, वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि इस सीपैक का गेम चेंज एवेल्युएट करें, और सेकंड में वो पूछ रहा है कि असेस ऑब्जेक्ट। ठीक, थैंक यू दाऊद। अब अंडरस्टैंडिंग कर लें जरा आप लोग सारे के सारे। हमारे पास तीन किस्म की डायमेंशंस आई हमारे पास, और तीन डिफरेंट स्टूडेंट्स ने हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म के आइडियाज हमारे सामने रखे। यानी कि वो तीन डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं हमें ये आइडियाज दे रहे हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट के मुताबिक एनालाइज में और असेसमेंट में मेजॉरिटी के मुताबिक यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं है, राइट? एक स्टूडेंट के मुताबिक एवेल्युएट और असेसमेंट में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन एनालाइज थोड़ा सा फर्क होता है।
और तीसरे के मुताबिक हमने एनालाइज के अंदर उसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करके डिबेट को आगे लेकर जाना होता है सारे के सारे। मतलब आप अंदाजा ये लगा लीजिए, मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने 3 क्वेश्चन इसलिए लिखे ताकि आपको ये अंदाजा हो कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है और हम उसमें क्या लिखते हैं। मैं आपको सिर्फ सबसे पहले बड़ी सिंपल से अंडरस्टैंडिंग ये समझा दूं। अगर आपको लगता है कि इन तीनों सवालों के अंदर हमारे पास हमने गेम चेंजर उसको साबित करना है और हमारा स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आएगा, हमारे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आएगा, अगर ये तीनों सवालों में से कोई किसी किस्म का सवाल हमारे पास आ जाए तो आप बिल्कुल गलत हैं। इन तीनों सवालों में बहुत फर्क है। एनालाइज का जमीन आसमान का फर्क है असेसमेंट का, और असेसमेंट जमीन आसमान का फर्क है एवेलुएट का, और एवेलुएट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनालाइजिंग द एंटायर क्वेश्चन। अब लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स। इनके दरमियान आपको फर्क समझ लगेगा तो फिर आपको सारे के सारा स्ट्रक्चर समझ लगेगा कि हमारे पास अगर जिस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वर्ड्स के बाद पूरे का पूरा स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाता है क्वेश्चंस का। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैं पहले आपको इनके दरमियान फर्क समझाता हूं। ये एनालाइज का वर्ड क्या होता है, हमारे पास इवैल्यूएट क्या होता है, और हमारे पास असेस क्या होता है। इन तीनों को आप समझेंगे, फिर आपको मैं थर्ड पॉइंट पे लेके जाऊंगा कि जब इनके साथ क्रिटिकली ऐड हो जाता है, जब आपने क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, क्रिटिकली असेस करना है सारे के सारे क्वेश्चंस को। इन सारे क्वेश्चंस में फर्क है, इन सारे अंडरस्टैंडिंग्स में फर्क है। लेट अस अंडरस्टैंड कि इनके दरमियान पहला फर्क क्या होता है। एनालाइज, अगर आप लोग ये समझते हैं कि एनालाइज का मतलब होता है एनालिसिस करना, अगर आप लोग ये समझते हैं कि एनालाइज का मतलब होता है एनालिसिस करना किसी सवाल पे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। एनालाइज का मतलब एनालिसिस करना नहीं होता। एनालिसिस आपका वैल्यूएशन के अंदर आता है। जब आप वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तब आप अपना एनालिसिस देते हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड एनालाइज क्या होता है। बाय एनालाइजिंग अ क्वेश्चन आई मीन कि यू हैव टू डिवाइड द एंटायर क्वेश्चन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। You have to जो है वो bifurcate the entire question into different parts. You have to deconstruct the entire question into different parts. आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को deconstruct करना होता है, और फिर उसको आपने जो deconstruct किया है पूरे क्वेश्चन को, हर पार्ट के ऊपर अलग-अलग बात करनी होती है। Right? First of all, you have to deconstruct the entire question into different parts. Then you talk about every single part separately, right? यानी पहला काम आपने क्या करना है, you have to deconstruct the entire question. Second part आपने क्या करना है, now you understand, now you talk about every part that you have deconstructed, differently. Let me give you an example. अगर मैं आपसे कहूं कि write an essay on an elephant, right? एलिफेंट के ऊपर ऐसे लिखें, बच्चे लिखते हैं एलिफेंट के ऊपर ऐसे। तो अगर आप एलिफेंट की प्रॉपर ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, एलिफेंट ये करता है, एलिफेंट ये करता है, एलिफेंट ये करता है, राइट? आप जनरली उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि एनालाइज द जो है वो एलिफेंट एज एन एनिमल, तो फिर अब आपको उसको डीकंस्ट्रक्ट करना है। अब आपको उसके दांतों पे अलग बात करनी है, आपको उसकी ट्रंक पे अलग बात करनी है, आपको उसके कानों पे अलग बात करनी है, उसके टांगों के ऊपर अलग बात करनी है। यानी आपको फिर पूरे क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करके उस क्वेश्चन पे एक इकट्ठा बात नहीं करनी, उसको डिवाइड करना है पार्ट्स के अंदर, और पार्ट्स में डिवाइड करके फिर आपने उसको गेम चेंजर की तरफ लेकर जाना। लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एनालाइज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर। इसके अंदर आपके पास जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो सेपरेट उन पे बात होगी, इकोनॉमी के प्रोजेक्ट्स पे सेपरेट बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर सेपरेट बात होगी, सिक्योरिटी के लिहाज से जो एज अ गेम चेंजर है वो अलग बात होगी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो पाकिस्तान की है उस पर अलग बात होगी, राइट? पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का जो पाकिस्तान का रिलेशन बनता है उस पर अलग बात होगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड द पीपल ऑफ बलोचिस्तान उस पर अलग बात होगी, पीपल ऑफ पंजाब पे अलग बात होगी, गवादर पर आप सेपरेट बात करेंगे। यानी आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है, और डिवाइड करके हर क्वेश्चन हर पार्ट के ऊपर आपको एक जो है उसके ऊपर बात करने की जरूरत होती है। इसको कहते हैं एनालाइजिंग अ क्वेश्चन। एनालाइज का मतलब हरगिज नहीं होता कि आपने अपना जाती एनालिसिस देना होता है उसके ऊपर। आपका अपना जाती एनालिसिस उस पर नहीं आएगा। आप उस पर बात करेंगे कि अच्छा भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर कैसे है। लो जी, एनर्जी वाइज गेम चेंजर है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में एनर्जी के लिए इतने प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं और पाकिस्तान एक एनर्जी स्कार्स कंट्री है। हमारे लिए गेम चेंजर है कि हमारी एनर्जी जो जरूरियात है वो पूरी हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट के लिए बात कर लेते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज्यादा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बनेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, हमारे लिए नौकरियां मिलेंगी, ये हमारे लिए गेम चेंजर है, राइट? अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान की कैसे है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स
आपके पास जो है वो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, वो एनर्जी रिच है, हम एनर्जी स्कार्स हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए हम उन जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं उनको रूट प्रोवाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स दी वार्म वाटर्स। ये हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगा, इससे हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी और हमारा जो इमेज है पूरी दुनिया में वो भी इकट्ठा होगा, अच्छा होगा। चौथे नंबर पे पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के लिए, एज मच एज पाकिस्तान नीड्स चाइना, चाइना नीड्स पाकिस्तान एज वेल। उसको भी पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है उसके अंदर चाइना को पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चाइना अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, अपने लिए भी डेवलप कर रहा है, उसको एक रूट मिल जाएगा वार्म वाटर तक जाने के लिए। तो पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस बहुत बेहतर होंगे। इससे अल्टीमेटली हमें क्या फायदा होगा, अगर पाकिस्तान चाइना के रिलेशन सीपैक से बेहतर हो गए, हमें क्या फायदा है, क्योंकि इंडिया चाह रहा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल लेने के लिए उसको ऑल P5 मेंबर, जितने परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका अप्रूवल चाहिए। चाइना एक परमानेंट मेंबर है, जब तक चाइना अप्रूवल नहीं देगा इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप का, इंडिया परमानेंट मेंबर बन नहीं सकता। तो जितना पाकिस्तान चाइना के करीब जाएगा, इतना चाइना इंडिया से दूर जाएगा और इंडिया की सीट इन द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वो दूर जाएगी। FATF की बात कर लो, FATF के अंदर जो उनका डायरेक्टर है वो चाइनीज है, तो जितना पाकिस्तान चाइना के करीब जाएगा, हम FATF के अंदर से ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आने के लिए हमारे पास ज्यादा चांसेस होंगे। तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करना है डिफरेंट पार्ट्स में, उससे आप गेम चेंजर के तौर पे आप साबित करते हो। यू आर नॉट गिविंग योर ओन एनालिसिस, यू आर जस्ट डिवाइडिंग द एंटायर क्वेश्चन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो एनालाइज का मतलब होता है कि यू हैव टू डीकंस्ट्रक्ट द एंटायर क्वेश्चन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, and after deconstructing the entire question you have to talk about every single part that you have deconstructed separately. आपको उन पे सेपरेट बात करनी है, उस पे अपना एविडेंस देना है। अगर आपको लगता है बैकग्राउंड की जरूरत है तो आप उस पे बैकग्राउंड पे बात कर लेंगे जाके। ये होता है एनालाइज करना। इसके अंदर आपने अपना जाती एनालिसिस नहीं देना होता। ये है फर्क सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कि एनालाइज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर। अब ये हमारे पास गेम चेंजर के तौर पे एनालाइज का वर्ड आ गया। अब आते हैं इवैल्यूएट में। एनालाइज और इवैल्यूएट में बेसिक फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने आपको बताया कि एनालाइज के अंदर आपको डीकंस्ट्रक्ट करना है, डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको हर पार्ट के ऊपर जो आपने डीकंस्ट्रक्ट किया उस पर सेपरेटली बात करनी है। सेपरेटली बात करने के बाद अगर आपको लगता है कि उसका बैकग्राउंड देने की जरूरत है या फ्यूचर देने की जरूरत है तो आप वो भी दे लीजिएगा उसका। अब इवैल्यूएट में क्या फर्क है, इवैल्यूएट में और एनालाइज में फर्क ये है कि जिस तरह आपने एनालाइज में सारा कुछ किया, इवैल्यूएट में भी यही सारा कुछ करना है। लेकिन इवैल्यूएट में एक चीज एक्स्ट्रा आपने क्या करनी है कि आपने अपना जाती एनालिसिस भी देना है इसके ऊपर। योर ओन पर्सनल ओपिनियन, योर ओन पर्सनल एनालिसिस इज पार्ट ऑफ द वर्ड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट, आप इवैल्यूएट कर रहे हो। इवैल्यूएट में सब कुछ वही सेम है जो एनालाइज में है, सिवाय एक चीज के फर्क के कि आपने इवैल्यूएट के अंदर आपने एनालाइज करने के बाद अपना एनालिसिस भी देना होता है। मतलब आप इवैल्यूएट को समझ लो, इवैल्यूएट इज इक्वल टू एनालाइज प्लस पर्सनल एनालिसिस। आपका जो एनालाइज के आपने जो सारे काम करने थे वो तो आप करेंगे इवैल्यूएशन के अंदर, लेकिन साथ में अपना पर्सनल एनालिसिस भी देंगे। ये होता है इवैल्यूएट। इसके अंदर आप इवैल्यूएशन की बात करते हो। अब आप देखिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल एनालाइज आपसे इवैल्यूएट पूछा है एग्जामिनर ने और आप अपना पर्सनल एनालिसिस उसके अंदर नहीं देते और आप सिर्फ एनालाइज करके उसको सवाल को आ जाते हो, तो आपके सवाल के नंबर कट जाएंगे और आप कहोगे भाई बाहर निकल के कहोगे लोगों को, अब मैं तो 10 सफे लिख के आया था यार, एग्जामिनर ही पागल है, एग्जामिनर तो समझ ही नहीं आई मेरी बात की। एग्जामिनर इस दफा ना करंट अफेयर्स को बहुत मारा है उन्होंने, करंट अफेयर्स के नंबर नहीं आए, मैं तो 12-12 सफे लिख के आया था। आपको तो पता ही नहीं है कि उसने एनालाइज पूछा था, इवैल्यूएट पूछा था, असेस पूछा था, और आपने एक ही तरीके से सारे का सारा सवाल अटेम्प्ट कर दिया अल्टीमेटली। तो उससे हुआ क्या, उससे आपके नंबर कट गए सारे के सारे, राइट। ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर क्या है कि आपने उसमें अपना एनालिसिस, ये कहां पर देना होता है पर्सनल एनालिसिस, मैं आपको बताता हूं। सिर्फ फर्क समझ लीजिए पहले इन वर्ड्स के अंदर, इनमें फर्क कहां पर है, इसका स्ट्रक्चर कैसे आता है, मतलब कौन सी चीज कहां आएगी, ये तो अभी आपको मैं बताता हूं, लेकिन पहले इन्हें फर्क समझ लीजिए कि फर्क इसके अंदर क्या है। तो हमारे पास एनालाइज और इवैल्यूएट में ये फर्क आ गया। अब तीसरा वर्ड है हमारे पास असेस। असेस में और इवैल्यूएट में क्या फर्क है, देखिए ना, हर एक दूसरे के बाद आ रहा है वर्ड। यानी एनालाइज के अंदर आपने डीकंस्ट्रक्ट करना है, उस पर सारी कुछ हो गया। इवैल्यूएट में आपने क्या करना है, इवैल्यूएट में आपने एनालाइज के साथ साथ अपना पर्सनल एनालिसिस भी देना है। असेसमेंट में क्या करना है आपने, असेसमेंट में आपने ऑल स्टेक होल्डर एनालिसिस देना होता है। ऑल स्टेक होल्डर एनालिसिस, कि जितने भी स्टेक होल्डर्स अवेलेबल हैं इस सवाल के अंदर,
जितने भी लोग इंपॉर्टेंट हैं इस चीज के अंदर, जितने स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट हैं, उसका एनालिसिस आपने देना होता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम, असेस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर। हाउ पाकिस्तान बिलीव्स इट इज अ गेम चेंजर, क्योंकि पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है। हाउ चाइना बिलीव्स इट इज अ गेम चेंजर, चाइना इसमें स्टेक होल्डर है। हाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सीज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम देता है, और इंडिया चाइना ने इसको जो है वो 9 डॉटेड लाइन का नाम जो है वो दिया हुआ है। तो यूएस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ गेम चेंजर, इस पे इंडिया इसको कैसे लेकर आ रहा है? तो अब देखें, चाबहार पोर्ट को और गवादर पोर्ट को मिलाने की बात हो रही है, तो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कैसा है इसके ऊपर एज अ गेम चेंजर, अफगानिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्या है? यानी ऑल स्टेक होल्डर एनालिसिस, जितने भी स्टेक होल्डर आपको इस पूरे सवाल में नजर आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग जिनकी ओपिनियन मैटर करती है इस चीज के ऊपर, उनको स्टेक होल्डर कहा जाता है। यानी जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप ये कह लो, एक कंपनी है, कंपनी में 5 लोगों ने कंपनी बनाई है, और मैं कहूं जी स्टेक होल्डर एनालिसिस देना। स्टेक होल्डर एनालिसिस का मतलब ये है कि जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, यानी वो 5 लोग, पांचों का ओपिनियन आपने देना है, इसको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। मैं ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन एन कंपनी टू मेक दैट कंपनी अ बिग कंपनी, उनको आप स्टेक होल्डर कहते हो, राइट? तो ये होता है आपके पास असेसमेंट। यानी असेसमेंट में क्या होगा? असेसमेंट के ऊपर होगा एनालाइज प्लस जो है वो स्टेक होल्डर एनालिसिस, स्टेक होल्डर एनालिसिस प्लस पर्सनल एनालिसिस। असेसमेंट होगी एनालाइज प्लस स्टेक होल्डर एनालिसिस प्लस पर्सनल एनालिसिस। ये तीनों चीजें कलेक्टिवली हो जाएंगी, ये असेसमेंट में आ जाएगा सारा कुछ। यानी अगर आपको असेस का पूछा है उसने, और असेसमेंट में आपने सिर्फ अपनी पर्सनल एनालिसिस दिया है, आपने ये नहीं बताया कि हाउ चाइना बिलीव्स दैट सीपैक इज अ गेम चेंजर, हाउ पाकिस्तान एज अ स्टेट बिलीव्स सीपैक इज अ गेम चेंजर, हाउ द पीपल ऑफ पाकिस्तान बिलीव्स सीपैक एज अ गेम चेंजर, राइट? हाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सीज सीपैक एज अ गेम चेंजर, हाउ जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अफगानिस्तान एंड ईरान believe China Pakistan economic corridor as a game changer। जो लोग आपको लगता है कि इसके अंदर डिपेंडेंट हैं, जो लोग इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एनालिसिस अगर आपने नहीं दिया, आपका सवाल इनकम्प्लीट है, तो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो ये बेसिक फर्क है आपके तीनों वर्ड्स के अंदर। अभी तो और भी वर्ड्स हैं, उनके बारे में आपको मैं बताता हूं, पहले ये 3 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट। और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो अभी कि ये कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे कि आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है सवाल अटेम्प्ट करने का, तो फिर अब आपको समझ आएगी कि आपके सीएसएस के करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स में नंबर क्यों नहीं आते। वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि हमें नजर आता है सीपैक का वर्ड लिखा हुआ, हमें सीपैक नजर आता है और गेम चेंजर नजर आता है। हमने सीपैक को गेम चेंजर साबित करना है, हमें इवैल्यूएट नजर नहीं आता, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरे क्वेश्चन के अंदर। हम क्वेश्चन को आधा पढ़ते हैं, आधा नहीं पढ़ते, इसीलिए नंबर नहीं आते। एग्जामिनर जानबूझ के ये वर्ड्स फेंकता है स्टूडेंट के सामने कि स्टूडेंट को फर्क पता है इनके दरमियान जो है, अगर आपने क्वेश्चन लिख दिया तो इनके दरमियान बेसिक फर्क कैसे आएगा? अगर आपको फर्क नहीं पता तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो ये बेसिक फर्क है आपके पास इन तीनों वर्ड्स के अंदर, एनालाइज, असेस एंड इवैल्यूएट। ठीक है जी। अब ये आपके पास अल्टीमेटली, मैं आपको क्रिटिकल के ऊपर अभी चलता हूं, भी सिर्फ इन 3 वर्ड्स के ऊपर बात आपको मैंने बताई। ये 3 वर्ड्स में फर्क समझ लग गया आपको, राइट? ये 3 वर्ड्स में फर्क समझ लगा आपको? यार आप फिर वही बात कर रहे हैं सारे के सारे। मैंने आपको उन 3 वर्ड्स पे पूछा है, डिस्कस पे तो मैं गया ही नहीं हूं, अभी एक्सप्लेन भी नहीं बताया आपको मैंने, अभी आपको मैंने वैल्यूएट भी नहीं बताया। वो आपको जो है आगे एक्सप्लेन होता है आपके पास, डिफाइन होता है आपके पास, इलस्ट्रेट होता है, उन वर्ड्स पे तो मैं गया ही नहीं हूं अभी। ये 3 वर्ड्स अगर आपको समझ लग गए हैं तो उसका मतलब आपके पास आपको चीजें अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं सवाल के ऊपर। जी दानिश, सवाल लें दानिश। दानिश जी। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। Sir, I had a couple of questions. The first one was, you said the US referred to Chinese policy as a spring of pearls. What does China refer to CPEC as?
String of pearls, apologies. What does China refer to CPAC as? 9 dotted line. 9 dot line. And my second question was, sir, in relevance to the terminology like evaluation, analyze, and assess, does it lead to a difference in the amount of writing you do for each question? Because when you're assessing a question, that involves assessment, stakeholder analysis, and person analysis, which I'm assuming is a lot more in terms of content as compared to something like analyze. So does it make a difference? Absolutely, it does make a difference. उसमें आपने करना क्या होता है? For example, आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि your entire question will be around 7 sides of the paper, यानी 3.5 pages बनते हैं आपके पास, 7 sides बनते हैं. अगर आप सिर्फ एनालाइज पे बात कर रहे हो, इसका मतलब आप एनालाइज के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चंस को लेकर जाओगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन को 7 पेजेस पर एक्सप्लेन करोगे. लेकिन अगर आप असेसमेंट पे आ जाते हो, तो असेसमेंट के ऊपर आप करोगे क्या कि आप एनालाइज का जो पार्ट है उसको थोड़ा स्क्वीज करोगे, स्क्वीज करके उसको 3-4 पेजेस पर लेकर आके बाकी स्टेक होल्डर एनालिसिस और पर्सन एनालिसिस को जगह दोगे. मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अपनी लेंथ को 8, 10, 20 पेजेस पर ले जाना है. आपने स्क्वीज करना उसको 7 पेजेस के ऊपर ही. यानी अब आपने करना क्या है, जब आपने दो आपने डिफरेंट डोमेन्स पर आप एनालाइज कर रहे थे, 2 डिफरेंट डोमेन्स, उनको जोड़ के एक डोमेन बना के एनालाइज कर लो, राइट? और उसके बाद फिर जो जगह बची आपके पास, वो आप स्टेक होल्डर एनालिसिस और आप पर्सनल एनालिसिस को वो जगह दे दो. तो आपने क्वेश्चन की लेंथ खुद नहीं बढ़ानी. वो क्वेश्चन की लेंथ अगर आप खुद बढ़ा लोगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर बाकी क्वेश्चंस की लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी. So just predominantly concentrate more on stakeholder analysis and person analysis, और उसको assessment को जी. अगर assessment आती, I'm not saying that you need to give more जो है वो space to personal assessment या अपने stakeholder analysis, आपने equal देना है. लेकिन अगर word critically आ जाता है, critically, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा. critically के अंदर आपका difference हो जाता है थोड़ा सा, कि आपने थोड़ा सा weightage किसी एक part को ज्यादा देनी होती, किसी एक को कम देनी होती. वो मैं उस पे आता हूँ. Thank you, sir. Thank you, sir. जी. Any other question जी? किसी और का सवाल है? Any other question? जी. अरसलान, कोई फर्क नहीं होता पर्सनल एनालिसिस सिंपल एनालिसिस में. पर्सनल एनालिसिस, आपका जो एनालिसिस होता है वो पर्सनल एनालिसिस ही होता है. उसको एनालिसिस को सिंपल एनालिसिस कह लो या पर्सनल एनालिसिस कह लो, एक ही चीज होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता. जी. ये एनालिसिस हम जो भी देंगे उसमें ऑलरेडी हम अपनी पर्सनल ओपिनियन वगैरह उसमें डालेंगे, इंक्लूड करेंगे. तो वैसे ही हम जो पर्सनल एनालिसिस देंगे, हम क्या हेडिंग क्या देंगे, मतलब उसमें एक पैरा में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हाउ विल बी द आउटलाइन, लाइक थोड़ा अगर आप एक टॉपिक को तीनों वेज में एनालाइज अभी आपको स्ट्रक्चर तो समझाया ही नहीं मैंने जी. आपको तो मैंने बताया ही नहीं कौन सा पार्ट पहले आएगा, कौन सा दूसरा आएगा, कौन सा तीसरा आएगा. उस स्ट्रक्चर पे तो मैं गया ही नहीं हूं. अभी तो मैं सिर्फ आपको इनके फर्क समझा रहा हूं. फर्क आपको समझ लगेगा. स्ट्रक्चर तो अगली बात है कि इनके अंदर फॉर एग्जांपल ये वर्ड आएगा तो पहली आपकी हेडिंग क्या बनेगी, दूसरी क्या बनेगी, तीसरी क्या बनेगी, वो आपको समझाता हूं. तसल्ली रखो यार, तसल्ली रखो. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, ठीक है. और कोई एनी अदर क्वेश्चन जी? इन तीनों वर्ड्स में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वो सवाल पूछें. जी अहमद. अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने एक छोटी सी चीज पूछी थी. जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने यानी जो इमीडिएट पार्टीज इन्वॉल्वड हैं इस क्वेश्चन के अंदर, उनका जिक्र करना है, और मतलब यूएस, ईरान वगैरह का नहीं करना. हाँ जी, क्योंकि उसमें स्टेक होल्डर नहीं ना है. वो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे आते हैं असेसमेंट के अंदर. सही होगा, ठीक हो क्या? क्योंकि स्टेक होल्डर एनालिसिस जो होगा आपका, वो उसमें स्टेक होल्डर्स वो सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग है आपकी, कि जिसके अंदर आपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपने इसके अंदर ऐड करने होते हैं. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो सिर्फ एवेलुएट का वर्ड आता है, तो इसमें सिर्फ आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है और साथ आपका एनालिसिस वाला एनालाइज वाला पार्ट है. बस ये काम है. इसके अंदर आपने वो नहीं करना, मतलब स्टेक होल्डर एनालिसिस नहीं करना. बस क्लियर हो गया? थैंक यू सर. जी. और कोई सवाल? जी जी. इट इज इंपॉर्टेंट कि द क्वेश्चन दैट हैज असेसमेंट और हैज स्टेक होल्डर एनालिसिस. असेस का मतलब ही ये होता है कि आपने उसके अंदर वो सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर आना है जिसके ऊपर जो जो रिलेटेड है उस पूरे के पूरे क्वेश्चन के. जहां जहां वो क्वेश्चन, अगर जहां पे असेसमेंट आ गई है, असेसमेंट का मतलब है आपने स्टेक होल्डर्स पे बात करनी करनी. अगर आप स्टेक होल्डर्स पे बात नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन अधूरा है, हाफ है. ऊपर देखें जरा कमेंट्स के अंदर कोई ज्यादा क्वेश्चन और हो, उसके बाद आगे चलता है. जी जी. अहमद को करें जरा अनम्यूट, मोहम्मद अहमद को.
मोहम्मद अहमद को, मोहम्मद अहमद इसको कर रहे हो यार? Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। Sir, I would like to ask the importance of punctuation marks in the question. Just like in the second question, there is a question mark placed. Sir, does it change the whole perspective of the question the examiner is trying to ask us? Because if you put a question mark on it, we would have to see the positive and negative aspects of the question. Yes, absolutely. क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आता है तो अगर आप चाइना, sir, the relationship, sir, also the relationship of these punctuation marks with the words you have discussed, evaluate, assess, आपको वही बताने लगा, जरा समझ लें। Is China Pakistan economic corridor a game changer? Game changer कि अगर आपके पास क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब है you can disagree with it as well कि China Pakistan economic corridor is not a game changer, right? जब आप evaluate की बात करेंगे तो evaluate के अंदर आप अपना एनालिसिस जब आप देंगे और उसमें आप एनालिसिस के अंदर जब आप बाकी जो आपने पूरे का पूरा उसको एनालाइज करना है तो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज नॉट अ गेम चेंजर। आप उसमें कह सकते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अ गेम चेंजर, राइट? या अगर वो कह देता इवैल्यूएट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर, ठीक है? Do we have the liberty? Do we have the same liberty in the first and third question? You don't have a liberty because that's a statement, right? Analyze China Pakistan economic corridor as a game changer. आपने उसके अंदर लिबर्टी नहीं है आपके पास। जब क्वेश्चन मार्क है then you have a liberty to talk about the negatives and the positives as well. यानी आपने उसको राइट और लेफ्ट पे जाने का आपको परमिशन सिर्फ और सिर्फ तब है जब क्वेश्चन मार्क आ गया। हाँ, आप ड्यूरिंग द एनालिसिस आप प्रोज एंड कॉन्स बता के, लेकिन फर्दर आप एंड पर जाके ये बताओगे कि इट इज अ गेम चेंजर, राइट? क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन यहां पे अगर आपके पास एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो यहां पे प्रोज एंड कॉन्स बता के आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप एंड पे ये भी कह सकते हो इट इज नॉट अ गेम चेंजर। ओके सर, ठीक हो गया? क्लियर हो गया? ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, हमारे पास अब ये वर्ड्स, हमारे पास जो तीन हमारे पास वर्ड्स आ रहे थे इसको हमने अंडरस्टैंड किया। अब लेट अस अंडरस्टैंड अदर पॉइंट एज वेल। अगर आपके पास क्रिटिकल का वर्ड इसके अंदर ऐड हो जाता है, क्रिटिकल का वर्ड इसके अंदर, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर हमारे पास आ गया जी क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली असेस, कोई भी वर्ड मतलब हमारे पास वर्ड मतलब क्रिटिकल ऐड हो गया, बस ये समझ लीजिए किसी की आगे भी। अब आपने करना क्या? अब आपके पास पॉइंट ये है कि उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम ये करने वाला होता है कि उसके अंदर जिस पार्ट के अंदर जिस पॉइंट के साथ जिस वर्ड के साथ क्रिटिकली लग गया हुआ है उस पॉइंट के ऊपर या उस वर्ड के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस हो जाएगा आपका। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मुझे आ गया है क्रिटिकली इवैल्यूएट लिखा वर्ड, क्रिटिकली इवैल्यूएट, तो इसका मतलब यह है कि जो मैंने एनालिसिस देना था अपने क्वेश्चन के अंदर, जब मैं एनालाइज करना था, एनालिसिस अपना देना था एंड पर वैल्यूएशन के अंदर, तो अब क्योंकि क्रिटिकली वर्ड लिखा हुआ है तो मुझे अपने एनालिसिस को ज्यादा वेटेज देनी है। मतलब अगर पहले मेरा एनालिसिस जो मैंने अपना जाती एनालिसिस करना था एक पेज पर आना था, तो अब मैंने अपने जाती एनालिसिस को 2 पेज पर ले जाना है। यानी जिस वर्ड के साथ क्रिटिकली का वर्ड ऐड हो जाएगा उस चीज के ऊपर ज्यादा जो है वो एम्फसाइज जो आप करोगे। फॉर एग्जांपल अगर क्रिटिकली असेस आ जाएगा तो इसके अंदर आप देख लीजिए वैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या फर्क था, स्टेक होल्डर एनालिसिस का। तो आपने क्रिटिकली असेस में क्या करना है कि अब आपने स्टेक होल्डर एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करना है, मतलब आपने उसको ज्यादा वेटेज देनी है। आप एनालाइज के अंदर 3 पेज लगा लो, राइट, और उसके बाद आप स्टेक होल्डर एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करो। वैसे तो आपने डिवीजन करनी है ना 7 पेजेस की, वो आपकी 7 पेजेस की डिवीजन हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो 3 पेजेस के ऊपर एनालाइज कर लिया, ठीक है, आपने 3.5 पेजेस के ऊपर जो है वो असेस कर लिया और आधे पेज के ऊपर जो है वो आपने फॉर एग्जांपल वो कर लिया, अपना जाती ओपिनियन दे लिया आपने। लेकिन अगर क्रिटिकली का वर्ड आ गया है तो आपने क्या करना है, आपने ये जो अपना पोर्शन है यानी अपनी जाती ओपिनियन का और स्टेक होल्डर एनालिसिस का, इस पर ज्यादा फोकस करना है। अब आपके पास 3.5 नहीं बल्कि 4 या 4.5 सफ़े आ जाएंगे जो अब आपने क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा, सॉरी क्रिटिकली असेस करना होगा स्टेक होल्डर एनालिसिस को और अपनी जाती ओपिनियन को। तो जो आपका अपना जाती ओपिनियन है यानी आपका अपना एनालिसिस और स्टेक होल्डर का एनालिसिस, इन दोनों पर ज्यादा फोकस होगा इन क्रिटिकली असेस। और जो आपने जो वक्त बचाना है यानी वो जो एनालाइज के अंदर आपने जो 3-4 पेज लगाने होते हैं उनको थोड़ा सा कम करके आपने ज्यादा फोकस अपना पर्सनल जो है वो एनालिसिस जो आपका है या स्टेक होल्डर एनालिसिस है उसके ऊपर आपके पास अल्टीमेटली जो है ना वो ज्यादा फोकस जो है वो हो जाता है। क्लियर हो गया जी?
ये आपके पास पूरे का पूरा फर्क है। जब आपके पास क्रिटिकली का वर्ड आ जाता है तो क्रिटिकली के अंदर एक चीज आपने करनी होती है कि जिस वर्ड के साथ क्रिटिकली का वर्ड लिखा गया है, अब आपने उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। अगर वैल्यूएट के साथ आ गया है तो मतलब कि आपके अपने जाती ओपिनियन के ऊपर, आपके जाती एनालिसिस पर ज्यादा एम्फेसिस होगा। अगर असेसमेंट में आ गया तो उसका मतलब स्टेक होल्डर एनालिसिस प्लस योर ओपिनियन, इनके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होगा। तो जिसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करना है वो उसके साथ क्रिटिकली का वर्ड लगा देते हैं। वो अगर अगर मैं आपका जाती एनालिसिस जानने की मुझे ज्यादा शौक है तो मैं क्रिटिकली इवैल्यूएट कर दूंगा ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट का जाती एनालिसिस क्या है। अगर मैं चाहता हूं कि हाँ मुझे पता चले कि स्टूडेंट की ओपिनियन स्टेक होल्डर्स के ऊपर अपनी ओपिनियन क्या है, तो मैं क्रिटिकली असेस लिख दूंगा ताकि उससे होगा क्या कि मुझे पता चलेगा कि आपका जाती ओपिनियन और स्टेक होल्डर्स के लिए जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। क्लियर हो गया जी? तो ये आपके पास सारे का सारा अंडरस्टैंडिंग होता है पूरे के पूरे पॉइंट का। इसमें आपके पास ये वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। अब हमारे पास एक दूसरा जो है वो आप समझ लें कि बंच ऑफ वर्ड्स हैं कि जिसके अंदर आपके पास आ जाता है एक्सप्लेन, जिसके अंदर आ जाता है आपके पास डिस्क्राइब, जिसमें आ जाता है आपके पास डिफाइन, इलस्ट्रेट। अब हमारे पास जो दूसरे सेट ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं उनके अंदर हमारे पास है वर्ड डिफाइन, हमारे पास है डिस्क्राइब, हमारे पास है एक्सप्लेन, हमारे पास है इलस्ट्रेट, हमारे पास है डिस्कस। इस तरह के वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं कि जिसके अंदर तरीकेकार हो जाएगा आपके पास इसको पूरे के पूरे सवाल को अटेम्प्ट करने का। अब लेट अस अंडरस्टैंड इनके दरमियान में फर्क कहां पर आता है। डिफाइन सिंपल, आपको पता है डेफिनेशन पूछी है एग्जामिनर ने आपसे, एग्जामिनर कहता है इस चीज को आप डिफाइन कर दें। लेकिन अब ना बड़ी ये जानबूझ के एग्जामिनर ना वर्ड डिफाइन का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ना एग्जामिनर्स को पता होता है कोई ना कोई मछली तो हमारे हाथ आएगी आएगी। स्टूडेंट्स अब गलती कहां पर करते हैं डिफाइन करते हुए भी? लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। क्योंकि हमें कभी कभार किसी सब्जेक्ट को ना बहुत ज्यादा पढ़ा होता है, हमें बहुत ज्यादा चीजों के बारे में पता होता है उसके, और हम ना कभी कभार क्या करते हैं अपना अपने वो झाड़ने के लिए कि हमारे पास बड़ा नॉलेज है, हम 2-3 किस्म की डेफिनेशंस दे देते हैं एग्जामिनर को ताकि पता चले कि हमने ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। और लेकिन हमें पता नहीं होता कि उनमें से 2 डेफिनेशंस ऐसी होती हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, राइट? तो उसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ये करनी होती है कि आपने डिफाइन का जब वर्ड आए तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन देनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन देनी है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपने डिफाइन करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन देनी और इसके अलावा आपने कोई डेफिनेशन नहीं देनी। क्योंकि अगर हम कभी कभार 2 डेफिनेशंस दे देते हैं, 3 डेफिनेशंस दे देते हैं, लेकिन उनमें से अगर 1 या 2 डेफिनेशंस आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो और उस कॉन्ट्राडिक्शन को हम एग्जामिनर के सामने एक्सप्लेन ना करें, राइट, उस कॉन्ट्राडिक्शन को हम एग्जामिनर के सामने एक्सप्लेन ना करें, तो फिर फर्क कहां पर आ जाता है, एग्जामिनर हमारे नंबर काट लेता है। अपनी झाड़ने की नॉलेज के झाड़ने के लिए आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मत मारिएगा। डेफिनेशन का मतलब होता है एक डेफिनेशन देना। अगर आपने 2 डेफिनेशंस देनी है और आपको पता है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो भी साबित कीजिएगा एक पेपर के अंदर। मेरा मशवरा है सिर्फ एक डेफिनेशन दीजिएगा और आगे जाइएगा। दूसरा है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब के अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, डिस्क्रिप्शन। आपको बंदा कहता है कि डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज को। अब इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ना, अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। आपके पास ना 5 वर्ड्स में आपके पास लिख रहा हूं, वो वर्ड है हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ। इसको कहते हैं 5 W's प्लस H। अगर आप अपने सवाल को एक प्रॉपर क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर
आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है उस सवाल को, तो आपके पास ये तमाम W's और H में से जितने W's और H लगते हैं आपको लगाने पड़ेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं तो अगर आपके पास कोई भी सवाल आए जिसके अंदर साथ एक्सप्लेन का वर्ड लिखा हो, तो एक्सप्लेन के अंदर आपने जितने भी W's और H अगर उस पॉइंट पर लगते हैं आपने वो लगाने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं सीपैक के ऊपर ही बात कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर आपको लगता है सीपैक के अंदर कौन कौन सा W और H लगता है, राइट? अब व्हाट इज सीपैक तो आपके पास आएगा ही आएगा। यानी अगर आपने एक्सप्लेन करना है किसी चीज को, तो W's और H आपके पास जितने आपके पास आ सकते हैं उसके अंदर आपने उसको लेकर आना होता है, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल हम व्हाट की बात कर लेते हैं, अगर हम व्हेन की, वेयर की, वाई की, हाउ की, जो W और H लगता है किसी एक चीज में, वो आपने एक्सप्लेन में ऐड करना होता है। लेकिन इसका फर्क डिस्क्रिप्शन के साथ थोड़ा सा फर्क है। डिस्क्रिप्शन के अंदर W's और H लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक W लगता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपके पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है जी। ये आप समझ लीजिए यहां पर लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर, ठीक है, यहां लिखा हुआ है एज। मैंने क्वेश्चन में लिखा है डिस्क्राइब द ग्राफ। अब डिस्क्राइब द ग्राफ का मतलब क्या है? डिस्क्राइब द ग्राफ में आप करेंगे कि द ग्राफ इज ऑन दैट एज द एज इंक्रीजेस ऑफ अ पर्सन द चांसेस ऑफ द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस एज वेल। ये डिस्क्रिप्शन है। अब आप ये क्यों होता है, व्हाई दिस टेक्स प्लेस, ये किस वजह से होता है, कैसे रोकना चाहिए इसको, ये डिस्क्राइब में नहीं आता। डिस्क्राइब ये होता है कि जो आपके पास चीज आपके सामने पड़ी हुई है, अब आपने सिर्फ उसको बताना है कि उसके अंदर वो क्या चीजें, राइट? आपने उसकी फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका छोटा भाई है, आप अपने छोटे भाई को कहते हैं कि यार फ्रिज में से मुझे एक बॉटल पकड़ा दो, वो कहता है अच्छा यार बॉटल किस किस्म की? अब यार ग्रीन कलर का कैप लगा हुआ, उसके अंदर व्हाइट कलर का, उसके अंदर लिक्विड है, उसके ऊपर वो येलो से कलर की रेटिंग लगी हुई। ये डिस्क्रिप्शन है। अब वो क्या करती है वो बॉटल, उसके अंदर लिक्विड किस काम के लिए बुला रहे हैं आप, क्या करना है आपने उस लिक्विड का, ये डिस्क्रिप्शन में नहीं आता। डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली जो आपके पास ऑब्जेक्ट आता है उसके ऊपर जो आपने समझानी होती है चीज के, वो ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट, ये होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक्सप्लेन भी ले आएंगे, एक्सप्लेन ले आएंगे, तो अब एक्सप्लेन के अंदर मैं क्या करूंगा, फिर एक्सप्लेन में मैं बताऊंगा कि हाँ भाई हाउ द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस as the age increases, how the blood pressure increases, why the blood pressure increases, what we should do to stop the blood pressure from increasing, right? Or where जो है वो the idea of blood pressure existed from, ये इस तरह की चीजें जो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कि मतलब इसके अंदर कि हमारे पास ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है, इसको कैसे रोकना है, एक्सरसाइज करेंगे कि हमारी फूड का ये मसला है। तो आपके पास जब एक्सप्लेन का वर्ड आएगा तो तब आप उसमें तमाम W's और H ऐड करो, जो W और H लगता है। ये नहीं होता मैं कह रहा कि सारे W आप जबरदस्ती ऐड करो, जो W लगता है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, जो W नहीं लगता वो आप ना ऐड करो, राइट? लेकिन जो डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट जो होता है आपके पास उसके फिजिकल फीचर्स को डिफाइन करना होता है। लेकिन एक्सप्लेन में जब आप जाएंगे तो ये फिजिकल फीचर्स क्यों हैं, ये क्या करते हैं, इनकी वजह क्या है, इनका फायदा क्या है, वो सारी की सारी बातें फिर आप उसके अंदर जो है वो लेकर आओ। क्लियर है क्या जी? गिव एग्जांपल फॉर डिस्क्राइब इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। मैं बताता हूं आपको जी, आपको एग्जांपल आपके तौर पे समझा रहा हूं आपको मैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंड कर लीजिए, सिर्फ ये एक छोटी सी एग्जांपल, ये आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी, बाकी क्वेश्चंस पे आपको लेके जाता हूं। दिस इज द पॉइंट जिसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये आपके पास डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के बाद आपके पास जो है वो एक्सप्लेन आ जाता है। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। डिस्क्राइब की बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब सीपैक फॉर एग्जांपल। सीपैक क्या है जी? 62 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर जनाब इतनी एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी इसके अंदर डेट लिया हुआ है, इतने इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स ऑप्शंस मौजूद हैं, गवादर के अंदर इतनी चीजें हम लगा रहे हैं जनाब, वहां पर हमारे पास ये पोर्ट बनेगा, गवादर का पोर्ट इतना डीप सी पोर्ट है, ये दुनिया के फलान नंबर के ऊपर आता है। मतलब वो डिस्क्रिप्शन जो आपके पास पूरी की पूरी, अच्छा इसमें इतनी रोड्स बनेगी, इसमें इतनी रेलवे लाइन बिछेगी, अब ये सारी की सारी आपके पास आगे डिस्क्रिप्शन। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं तो एक्सप्लेनेशन के ऊपर इनका फायदा क्या है? रोड्स अब आगे जो है वो आपको कौन ले रहा है इसको, ठेका इसके पास किसके पास है? अगर आप उसकी बात करते हैं, सीपैक की बात कर रहे हैं,
तो ये जो आपके पास $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी, इसके अंदर से इतना आपके पास जो आएगा, आपके पास हमने उसमें लिया है बजट, उसके अंदर जो है वो डेट के तौर पे लिया है, इस डेट के ऊपर इतना पे करेंगे, इस पे टैक्स कैसे लगेगा, मतलब आपने उस पर इस पॉइंट की यू नो डीप एनालिसिस के अंदर चले जाना है, उसके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग के अंदर चले जाना है किसी भी पॉइंट के। वो होता है एक्सप्लेन और डिस्क्राइब के अंदर फर्क। एक और मैं आपको इसी के अंदर समझा देता हूं कि अगर आप गवादर पोर्ट की बात करते हैं, अगर गवादर पोर्ट में बताऊं, अच्छा ये डीप सी पोर्ट है, ठीक है जी, ये दुनिया की पहली डीप सी पोर्ट है, यहां पर हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, सारा कुछ है, ये डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊंगा तो फिर गवादर के अंदर से हमें फायदा क्या होगा? गवादर के अंदर से हमें फायदा ये होगा कि गवादर जो है वो बिल्कुल जो रूट है दुनिया का, जिसके अंदर से आपका ऑयल गुजरता है, गवादर उसकी जगह के ऊपर आता है, वहां पर आपके पास जो है वो शिप्स आके रुकेगी, पाकिस्तान के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट का फायदा होगा, पाकिस्तान के लिए पैसा पाकिस्तान के पास आएगा, हम ट्रेड उसके जरिए कर सकते हैं, हम वहां पे पाकिस्तान एक नया शहर आबाद करेंगे, वहां पे डिफरेंट पूरे का पूरा मकरान कोस्टल हाईवे को फायदा होगा, बलूचिस्तान वालों को फायदा होगा। तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर चले जाते हैं, यानी फिर आगे W's और H ऐड करते जाओ, जिस जिस पॉइंट पर W और H ऐड होता जाता है वो आप ऐड करते जाओ, जो W और H ऐड नहीं होता वो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्क होता है। डिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फीचर्स है, और एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके पास एक्सप्लेनेशन उसके अंदर का ओपिनियन, मतलब उसके अंदर डीप एनालिसिस उसका सारे का सारा, ये आपके पास फर्क होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर और एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब आते हैं इलस्ट्रेट के ऊपर। इलस्ट्रेट बड़ा सिंपल सा वर्ड है, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं इसको। इलस्ट्रेशन होती है किसी भी सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में इलस्ट्रेशन होती है। पिक्टोरियल, जो आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, उसको इलस्ट्रेशन कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इलस्ट्रेट का वर्ड आ गया है तो इसका मतलब है कि आपने उस पूरे क्वेश्चन को मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या पाई चार्ट्स, इनकी फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन करना है। इलस्ट्रेट होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, इसको इलस्ट्रेट कहते हैं। तो आपने मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स ये कंपलसरी ऐड करने। अंडरस्टैंड ये कर लीजिए, इस पॉइंट को समझ लीजिए कि आपका जो CSS का करंट अफेयर्स का पेपर है उसके अंदर आपने मैप्स तो बनाने ही बनाने होते हैं, जहां पर मैप्स बनते हैं वहां मैप्स बनाएं, जहां पे फ्लो चार्ट्स बनते हैं वहां फ्लो चार्ट्स बनाएं, जहां पर आपको लगता है डायग्राम बनती है वहां डायग्राम बनाएं, ये तो आपने बनानी। लेकिन अगर वर्ड इलस्ट्रेट आ गया है फिर तो कंपलसरी हो गया है ना कि अब आपने डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है। अगर इलस्ट्रेट नहीं आया तो आप अगर वो ना भी बनाए डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स तो उसका जो है ना वो फॉर एग्जांपल आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये गुनाह कबीरा नहीं होगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल उसके अंदर मैप्स और फ्लो चार्ट्स ऐड नहीं किए। लेकिन अगर इलस्ट्रेट का वर्ड आ गया है तो इलस्ट्रेट तो होता ही पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, तो इलस्ट्रेशन के अंदर फिर आपको ऐड करनी पड़ेंगी सारे मैप्स, डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स, जो भी आपको लगता है ऐड हो सकते हैं उस जगह के ऊपर, तो वो आपको करने ही करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया जी? क्या कह रहे हैं जी? डज एक्सप्लेनेशन इंक्लूड डिसएडवांटेजेस? हाँ जी, एक्सप्लेनेशन में हर चीज आ जाती है ना। ये देखें, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, जब आप व्हाई की बात करते हैं तो उसमें हो सकता है डिसएडवांटेज भी आ जाए, उसके अंदर कोई भी आ सकती है चीज। हाउ, अगर आपने डिसएडवांटेज, एक्सप्लेनेशन का मतलब हर चीज है, एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू गो ऑन द पॉजिटिव साइड ओनली। एक्सप्लेनेशन मींस एवरीथिंग, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, प्रोज, कॉन्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब कुछ आ जाएगा उसके। नेगेटिव इंपैक्ट कैन बी एडेड, यस इट कैन बी एडेड इन दी, जो आपके पास नेगेटिव आपके पास आ जाता है उसमें भी आप कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना आपके क्वेश्चन के ऊपर कि उसमें अंदर कितने W's और H लगते हैं। अगर आपको लगता है कि एक W लगाने के बाद राइट उसके ऊपर फॉर एग्जांपल कोई वो आ जाएगा, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा तो लगाएं। आपको पता है कि हाँ जी वो W उसका हिस्सा बनता है लेकिन उससे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, लगाएं, उसको पता चले कि आपने प्रॉपर एक्सप्लेन किया उसको। अच्छा जी ये पॉजिटिव्स हैं जी, इसके ये नेगेटिव्स हैं, क्योंकि ये W लगाने से इसके नेगेटिव्स भी आ गए, तो आपको करना पड़ेगा। डू द मैप्स हैव जो है टू बी, नहीं सुपर एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना मैप जरूर होना चाहिए कि समझ आ जाए कि आपके पास फॉर एग्जांपल जो है आपने मैप बनाया हुआ है, ये नहीं कि आप पाकिस्तान का मैप बना रहे हो और पाकिस्तान का मैप आपको लग ही नहीं रही पाकिस्तान का मैप, तो फिर आपने खाना पूरी नहीं करनी, मतलब उसको मैप को पता होना चाहिए आपके पास, राइट। तो ये आपने अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि वो उसका हो ये
कि आपके पास मैप नजर आए उसको, ठीक है जी। हाउ विल अ स्मॉल डेफिनेशन अकाउंट, नहीं यार, अब ये सवाल ये तो नहीं ना आएगा डिफाइन सीपैक और 20 नंबर लिखे होंगे उसके ऊपर। मैं तो सिर्फ आपको डिफाइन के वर्ड को समझा रहा हूं कि डिफाइन सीपैक के बाद आगे भी तो लिखा होगा ना उन्होंने, डिफाइन सीपैक, एक्सप्लेन इट बीइंग अ गेम चेंजर, डिफाइन समथिंग, और आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा। सिर्फ डिफाइन करके 20 नंबर का सवाल तो नहीं ना आएगा, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ठीक है जी। ड्राइंग के लिए आप पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक पेंसिल या ब्लैक कलर और ब्लू कलर का कोई भी मार्कर या बॉल पॉइंट या पेंसिल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं सारे के सारे, ठीक है जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेशन एनालिसिस? के अंदर तो आपका अपना जाती एनालिसिस भी आता है ना, आप अपना जाती ओपिनियन भी देते हैं उसके अंदर, लेकिन एक्सप्लेनेशन के अंदर आप अपना जाती एनालिसिस नहीं देते, आप अपना जाती ओपिनियन नहीं देते। एनालिसिस में तो आपने अपना जाती एनालिसिस भी देना होता है ना, कि ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा जाती ओपिनियन है, राइट। लेकिन एक्सप्लेनेशन में तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हो, चल ये है, सारा कुछ है, उसमें आप क्या समझते हो वो तो उसमें ऐड नहीं होता एक्सप्लेनेशन के अंदर। What parts of the map we need to know, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, तो आपको उस क्वेश्चन के लिहाज से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर लेते हैं कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं, कश्मीर का टॉपिक आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो कश्मीर का मैप आपको अगर आपको आता है तो आप बना लीजिए कश्मीर का मैप, उसमें बता दीजिए कि अच्छा ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर का एरिया है, ये इंडिया के पास एरिया है, ये लद्दाख का एरिया है जिसके ऊपर प्रॉब्लम चल रही है। आप पूरा उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा मैप किस तरह समझते हैं, जो आप ऑन द पॉइंट आपको उस तरह सूरत हाल के लिहाज से आपको समझ लग जाएगी, आप उसको तब एक्सप्लेन कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता देता हूँ कि आप बात करते हैं जो है वो उसकी, ये कश्मीर आ गया ना हमारे पास, अब कश्मीर के अंदर अगर आप पूरा मैप ड्रॉ करते हैं, उस पूरे मैप के अंदर बता देते हैं कि अच्छा ये आजाद कश्मीर आ गया है, ये आपके पास इंडिया का एरिया आ गया है, ठीक है जी, ये लद्दाख का एरिया आ गया है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ सारे क्वेश्चन के अंदर मैप्स ही बनाने हैं, किसी जगह डायग्राम भी बन सकती है, किसी जगह टाइमलाइन भी बन सकती है, किसी जगह फ्लो चार्ट भी बन सकता है, किसी जगह पाई चार्ट भी बन सकता है, वो भी आपको बताता हूँ उसके अंदर आगे, ठीक है जी। क्या जी, व्हाट्स अबाउट लूसिडेशन, लूसिडेट पे मैं आता हूँ, वो भी बताता हूँ आपको। मैं इस अभी तक इस चीज पे चलिए। व्हेन यू डिस्क्राइब एनालाइज यू सेड नो पर्सनल ओपिनियंस। हाँ, तो एनालाइज और एनालिसिस में फर्क होता है ना यार। आप ऊपर उसने क्वेश्चन एनालिसिस का पूछा है, एनालाइज का नहीं पूछा, एनालिसिस का उसने पूछा है कि एनालिसिस और एनालाइज में क्या फर्क होता है। हाँ जो होल, देखें मेरी बात सुने, जितना आपके पास क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जितने आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपने जितना आपने देखना है, फॉर एग्जांपल जो आपके पास करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस बनते हैं, मिडल ईस्ट बनता है, आपके पास पाकिस्तान बनता है, आपके पास जो है वो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, आपके पास इंडियन ओशन का डिस्प्यूट है, तो वो मैप्स आपको पढ़ने हैं। आपको अफ्रीका के मैप्स पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अफ्रीका इज नॉट पार्ट ऑफ योर सीएसएस सिलेबस, राइट। आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको साउथ अमेरिका पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको बेसिक रहना है, आपने एशिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, आपने साउथ एशिया के अंदर रहना है, आपने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक आप जा सकते हैं। आप अपना सिलेबस निकाल लें ना, तो सिलेबस के अंदर आपके पास कौन कौन से सवाल है। अगर आपके पास सिलेबस के अंदर सवाल आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास साउथ चाइना सी है, आपके पास इंडियन और पैसिफिक ओशन है, आपके पास जो है वो ये साउथ एशिया है, सेंट्रल एशिया है, ईस्ट एशिया है, जिसके अंदर आपके पास ये वियतनाम वाली सारी साइड्स आती हैं, तो वो मैप्स आपको देखने की जरूरत है। आपको सारे मैप्स, पूरी दुनिया के मैप्स देखने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि वो दुनिया पूरे मैप्स, उसके पे तो आपके पास फर्क नहीं है, उसमें तो क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया फरखंदा जी? दानिश, एनालिसिस का यार, अभी तो आप लोगों को, यार आप लोग मेरी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं करते आप लोग? एनालाइज और एनालिसिस में क्या फर्क है, मुझे बताएं दानिश, क्या फर्क है एनालाइज और एनालिसिस? दानिश को जरा अनम्यूट करें। दानिश, जी दानिश, क्वेश्चन क्या है आपका? आप अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछना ना, तो फिर आप अनम्यूट करो ना अपने आप, क्वेश्चन पूछ लो यार, इसके अंदर क्या, फिर डरने वाली कौन सी बात है?
अभी पूरे का पूरा टाइम लगा के मैंने आपको ये समझाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालाइजिंग अ क्वेश्चन एंड एनालिसिस ऑफ अ क्वेश्चन। उसके अंदर आपको नहीं, अगर अभी भी आपको चीज समझ नहीं है तो क्वेश्चन पूछो, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो पूछो यार उसकी चीज के ऊपर। ये क्वेश्चन आपको समझ लग गया यहाँ पे, यहां तक पॉइंट समझ लग गया, ठीक है जी। इवैल्यूएट वाला वो अगर हम दोबारा डिबेट में चले गए ना तो वो बहुत ज्यादा डिबेट उसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आगे चलते हैं, इस पॉइंट को चलते हैं, समझ लेते हैं। अब हमारे पास इलस्ट्रेट तक हमें चीजों के बारे में समझ लग गई। अब हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, वो है डिस्कस का। जब हम बात करते हैं वर्ड डिस्कस की, तो डिस्कस के अंदर आपने फिर प्रॉपर काम ये करना होता है कि आपने डिस्कस के अंदर प्रोज एंड कॉन्स पे बात करनी होती है, आपने डिस्कस के अंदर मेरिट्स और डीमेरिट्स पर बात करनी होती है, आपने डिस्कस के अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर बात करनी होती है। ये होता है प्रॉपर आर्गुमेंट डिस्कस का। कि अगर आप कहते हो कि भाई आपने सीपैक को डिस्कस करना है, तो सीपैक के एडवांटेजेस आप एक साइड पर लिखोगे, डिसएडवांटेजेस एक साइड पर लिखोगे। अगर आप किसी और चीज की बात करते हो, फॉर एग्जांपल आप बात करते हो रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल एज अ स्टेट, पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए इसराइल को एज अ स्टेट, डिस्कस, तो उसके आप बताओगे ये बेनिफिट्स होंगे पाकिस्तान को उसको डिस्कस करने के, ये पाकिस्तान को नुकसान होगा उसको डिस्कस करने का, ये हमारे पास मेरिट्स हैं उसको डिस्कस करने के, ये हमारे पास जो है वो डीमेरिट्स हैं उसको डिस्कस करने के, ये प्रोज हैं ये कॉन्स हैं। अगर डिस्कस का वर्ड आएगा तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। यानी अब आपने पूरे क्वेश्चन को या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाली साइड पर लेकर जाना है, या प्रोज एंड कॉन्स पर लेकर जाना है, या मेरिट्स डीमेरिट्स पर लेकर जाना है। इस पूरे के पूरी चीज को आपने समझना है, तो इसको कहते हैं आपके पास डिस्कस। तो डिस्कस में आपके पास दो साइड्स पे बात होगी, यानी प्रोज कॉन्स, मेरिट्स डीमेरिट्स, या अब आपके पास जो आपके पास समझ लीजिए कि बेनिफिट्स हो गए, या आप उसके बाद जो भी चीजें आपने करनी है, तो टू साइड्स ऑफ द क्वेश्चन उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये आपके पास जो है फर्क आएगा डिस्कस के अंदर, ठीक है जी। नहीं टेबल के फॉर्म में करें डिस्कस, आप पैराग्राफ की फॉर्म में क्यों करेंगे, पैराग्राफ की फॉर्म में करेंगे नंबर नहीं आएंगे, बुलेट्स की फॉर्म में करें, राइट, बुलेट्स की फॉर्म में कर लें। ये आपके पास 1 है 2 है 3 है, इस तरह 1 2 3 कर लें, ठीक है। अब उसकी फॉर्म में कर लें। आप अपने पेपर प्रेजेंटेशन पे बात करनी है ना, पेपर प्रेजेंटेशन पर बात करनी है, तो पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करती है ना एट द एंड ऑफ द डे। उसको आप बुलेट्स की फॉर्म में कर लें, या आप उसको 1 2 3 की फॉर्म के अंदर कर लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन पैराग्राफ की फॉर्म में करेंगे एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी, एग्जामिनर इतना डिटेल में पढ़ता नहीं है पैराग्राफ, एग्जामिनर पढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ अगर आपने बुलेट्स में लिखा होगा। खुद समझ लीजिए ना, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने 3 सफ़ों के ऊपर एक चीज लिखी हुई है, बगैर कोई पैराग्राफ बनाए, बगैर कोई नंबर डाले, राइट, आपको पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर किसी बंदे ने पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 ये है जी, पॉइंट 2 ये है, पॉइंट 3 ये है, पॉइंट 4 ये है, तो आपको अट्रैक्शन भी थोड़ी ज्यादा होती है उसकी, और आपको समझने में भी आसानी लगती है। तो मैरिट्स डीमेरिट्स हो गए, ये सारा कुछ हो गया। फिर आपको किस में करना है, आपको उसमें करना है बुलेट्स की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में, इसको आप इस फॉर्म के अंदर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास एक और वर्ड आता है, वो वर्ड आता है एलुसिडेट का। अब हमारे पास हमने समझ लिया कि हमारे पास डिफाइन का वर्ड आ गया, हमारे पास एक्सप्लेन का वर्ड आ गया, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई, इलस्ट्रेशन देख ली, हमने डिस्कस देख लिया, और हमारे पास अब आ गया वर्ड एलुसिडेट का। अगर हम एलुसिडेट की तरफ जाते हैं तो एलुसिडेट का जो फर्क होता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो हमारे पास ना एनालाइज की तरह का ही वर्ड आता है, जिस तरह सॉर्ट ऑफ एनालिसिस आता है ना, आप सॉरी एनालाइज आता है आपके पास, जिसके अंदर आपने डिवाइड करना होता है क्वेश्चन को, डीकंस्ट्रक्ट करना होता है पूरे के पूरे क्वेश्चन को। तो आपका एनालाइज और आपका एलुसिडेशन ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट जो है आपके पास सेम जो है वो रहती है। लेकिन इसमें फर्क कहां पर आता है, फर्क आपके पास ये आता है कि एलुसिडेट जब आप कर रहे होते हैं तो एलुसिडेट के अंदर आपने उसको फॉर एग्जांपल थोड़ा सा लिटरेरी टर्म्स में लेकर आना होता है। फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर डिफरेंट वो जो ऐड कर सकते हैं कि जिसके अंदर कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट आप उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्स्ट्रा आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, रेफरेंसेस ज्यादा ऐड कर सकते हैं। यानी एलुसिडेशन के अंदर आपने करना क्या होता है कि मोर लिटरेरी, इसके अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास कोटेशंस आ जाती हैं, आपके पास फैक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है जी,
आपके पास रेफरेंसेस आ जाते हैं। ये होता है एलुसिडेट, कि आपने एनालाइज में तो आपने डिवाइड कर दिया ना, डिवाइड करके आपने बताया कि ये सारा कुछ है, लेकिन अब आप समझ लीजिए एलुसिडेट इज एनालाइज प्लस एक्सप्लेनेशन। एनालाइज कर लिया, डिवाइड कर दिया, अब आपने उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए आप उसमें कोटेशंस डिफरेंट ऐड करते हैं, मजीद आप उसमें फैक्ट्स ज्यादा ऐड करते हैं, आप उसमें रेफरेंसेस एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसके अंदर। तो आपने ये चीजें जब एक्स्ट्रा ऐड करनी होती हैं उसके अंदर, तो वो एलुसिडेट होता है, राइट। सो एलुसिडेशन को आप ये समझ लीजिए, एलुसिडेशन इज सॉर्ट ऑफ एनालाइजिंग प्लस एक्सप्लेनिंग, इनका फर्क है। लेकिन जो एक्सप्लेनिंग का पार्ट है, एक्सप्लेनिंग के पार्ट में आपके पास ज्यादा फोकस, मतलब आपके पास कोटेशन होनी चाहिए उसको जस्टिफाई करने के लिए, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए उसको जस्टिफाई करने के लिए, आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए उसको जस्टिफाई करने के लिए। ये सारी की सारी चीजें आपने उसके अंदर मजीद ऐड करनी होती हैं जब आपके पास वर्ड आ जाता है एलुसिडेशन का। So elucidation is sort of analyzing plus explaining. But when I'm talking about explaining, while explaining, I mean that you need to add quotations, you need to add the facts, you need to add the references. ये भी आपने इसके अंदर जो ultimately add करने होते हैं, ये आपके पास elucidation का मतलब जो आपके पास आ जाता है। ठीक है जी, ये आगे जी अमीर हमजा कह रहे हैं जी, सर आर द बुलेट्स specific to questions which want us to, ठीक है, और will we also employ them in other questions like analyze। आप जिस मर्जी में कर लें अमीर, हमजा आप जिस मर्जी में करें, आपको जहां पर लगता है कि आप while you know giving the answer in bullet form आप एग्जामिनर के लिए आसान कर रहे हैं एक चीज को, राइट, आप जरूर कीजिए। आपको लगता है फॉर एग्जांपल आप स्टेक होल्डर एनालिसिस कर रहे हैं, स्टेक होल्डर एनालिसिस के अंदर आपको पता है यूएस का किसी एक पॉइंट के ऊपर किसी एक चीज पर 3 पॉइंट्स का एनालिसिस है, वो 3 पॉइंट्स बताते हैं। आप कहेंगे पॉइंट नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये, पॉइंटर्स में बता दें रादर देन कि आप उसको पैराग्राफ में लिखें। तो जहां पर आपको लगता है कि बुलेट्स ऐड हो सकती हैं, जहां पर लगता है पॉइंटर्स ऐड हो सकते हैं, जहां पर लगता है आपको नंबर्स ऐड हो सकते हैं, आप नंबर्स ऐड करें, पॉइंटर्स ऐड करें, उसमें बुलेट्स ऐड करें, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें किसी ने आपको मना करना। मैं कहता हूं ज्यादा अच्छा हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेहतर हो जाएगी, एग्जामिनर को ज्यादा चीज समझ आएगी। ठीक है जी। इसके अलावा शुड द बुलेट्स बी डिटेल्ड और कंसाइज, ये आपकी मर्जी होती है कि आपने उसको कंसाइज करना है कि आपने उसको डिटेल के अंदर लिखना है। लेकिन वैसे समझ लीजिए जो बुलेट्स होते हैं ना, बुलेट्स वो कंसाइज होते हैं, नंबर्स जो होते हैं ना वो हमेशा डिटेल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देख लीजिए कि मैं अगर बुलेट फॉर्म में लिखूंगा तो बुलेट फॉर्म में ये 2 लाइनें लिखूंगा, लेकिन मैं नंबर्स के तौर पे लिखूंगा ना तो नंबर्स को मैं 3-4 लाइनों पर भी लेकर जा सकता हूं। तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई पॉइंट्स, जो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन 3-3, 4-4 लाइन पर चली जाएगी, तो रादर देन मेकिंग बुलेट्स आप उस पर नंबर डाल दें कि ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है जी, तो ये आपके पास उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं सारी की सारी। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया जी। मानूर का क्वेश्चन है जस्टिफाई। जस्टिफाई तो वही आर्गुमेंट है ना, आपने इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि ये आपके पास जो सवाल है उसको जस्टिफाई करना है, यानी आपने उसको साबित करना है। साबित करने का मतलब क्या होता है, यानी अब आपने प्रॉपर उसके ऊपर काम करना है। अब जस्टिफाई समझ लीजिए इज सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, राइट, कि आपका सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वही होती है आपके पास जस्टिफिकेशन। कि जस्टिफाई का मतलब ही होता है कि अब आपने उसको प्रॉपर जस्टिफाई करना है हर एंगल से, यू नो गिविंग, अब हर एंगल से उसको जस्टिफाई करना है आपने उसको। तो ये अब आपके पास हर एंगल से जस्टिफाई करने का मतलब क्या है कि अब आपके पास मतलब जितने W's हैं, जितने H आपके पास ऐड होने वाले हैं। यार ये कौन है यार, हेलो कैसे यार ये पढ़ाएंगे कि आप ये काम कर रहे हैं, ये काम नहीं हो सकता यार। यहाँ पे उन्हें कहें यार 2 मिनट बाद आ जाओ। जस्टिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, सॉरी बात कर रहा था जस्टिफाई की। तो जस्टिफाई को आप समझ लीजिए कि सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, राइट। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर भी वही काम है, आपने जस्टिफाई करना होता है, हर चीज को जस्टिफाई कर रहे होते हो आप, जस्टिफाई। ठीक है, तो अब आपने उसके अंदर जितने W's और H ऐड होते हैं वो आपने ऐड करनी, यानी जिस तरह से आप अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हो, W लगाओ, H लगाओ, उसके अंदर जो who, what, when, जितना कुछ लगता है उसको लगा के उसको साबित करना है आपने। सॉर्ट ऑफ आप समझ लीजिए जस्टिफिकेशन इज रिलेटेबल टू एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, पर्सनल एनालिसिस प्लस स्टेकहोल्डर एनालिसिस प्लस एनालाइज, जी बिल्कुल ऐसे ही है अरसलान, यू राइट। रिप्लेसमेंट ऑफ हेडिंग्स आर पॉइंट्स सर, राइट, सब हेडिंग्स रिप्लेसमेंट। क्या मैं आपको उसमें मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नया लेता हूँ आपका।
राइट कंक्लूजन इन बुलेट, नो नो नो, कंक्लूजन बुलेट्स में नहीं आएगा, कंक्लूजन इज नॉट इन बुलेट्स, क्योंकि कंक्लूजन आपको पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा और इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। अब मैं आ रहा हूं उस चीज पर कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, उसमें मैं आ रहा हूं। ये तो वर्ड्स के दरमियान फर्क हमें समझ लग गया। अब हम चल रहे हैं हम, बड़ा खराब है यार। इंट्रोडक्शन, %75 of the first side of page, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ओवरव्यू स्लैश एब्स्ट्रैक्ट स्लैश आपके पास जो है वो शॉर्ट समरी। अब अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को। हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या होता है, सवाल का इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए, क्या होता है। सीएसएस के अंदर जो एफपीएससी के एग्जामिनर है उसने जो हमें एक्सप्लेन किया है, उसने कहा कि जी आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो 75% ऑफ द फर्स्ट साइड ऑफ द पेज होना चाहिए। मतलब जो आपकी पहली साइड है, फर्स्ट साइड, उसका जो 75% है, मतलब 3/4 क्वार्टर्स जो है ऑफ द फर्स्ट पेज, वो आपके पास जो फर्स्ट साइड ऑफ द पेज है वो आपके पास इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के अंदर पैराग्राफ्स डिफरेंट नहीं होते। इंट्रोडक्शन में एक ही पैराग्राफ होता है और एक ही पैराग्राफ को आपने 3/4 ऑफ द फर्स्ट साइड पर लेकर जाना है, यानी 75% ऑफ द फर्स्ट साइड ऑफ द पेज ये आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास होता है जी ओवरव्यू, एब्स्ट्रैक्ट या शॉर्ट समरी, जो भी वर्ड आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं, जो भी आपको समझना चाहते हैं आप वो समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालना जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालना बहुत जरूरी है। आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालनी है। ये जो हम बाकी फनकारियां लगाते हैं जी, वो इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट लिखने की कोशिश करते हैं वो थीसिस में लिखा जाता है। वो इंट्रोडक्शन सीएसएस के पेपर में इंट्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि जो एग्जामिनर के पास आपकी जो पेपर चेक होने के लिए जाता है तो उसके साथ एक शीट जाती है एग्जामिनर के पास, उस पे उसने मार्कर 5 से 7 पॉइंट लिखे होते हैं। क्या अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन था, क्या अप्रोप्रिएट कंक्लूजन था, तो उस पे उसने यस नो समवट करना होता है। क्योंकि वो जब वो टिक करेगा तो जब वो रीचेकिंग के लिए जाएगा तो वो रीचेकर चेक करेगा कि पहले एग्जामिनर ने कहा है कि इसका इंट्रोडक्शन ठीक है, तो क्या इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है इसने, और वहां पे इंट्रोडक्शन आपने लिखा ही ना हो तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। तो एग्जामिनर ने हमें बताया है कि इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, और इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए, 75% ऑफ द फर्स्ट साइड ऑफ द पेज। अगर आप इससे कम लिख रहे हो इसका मतलब आप कोई चीज खा गए हो, अगर आप इससे ज्यादा लिख रहे हो तो इसका मतलब आप जरूरत से ज्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हो इंट्रोडक्शन के अंदर। एग्जामिनर इतना वो जो है वो आपके इंट्रोडक्शन के अंदर इतना ज्यादा जो है टाइम नहीं लगाएगा, वो आगे सवाल को भी देखेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन होता क्या है, इंट्रोडक्शन एक ओवरव्यू होता है, एक आउटलाइन होती है पूरे के पूरे सवाल की, एक शॉर्ट समरी होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट होता है पूरे के पूरे क्वेश्चन का। आपने इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपने पूरा जो सवाल करना है उसकी एक शॉर्ट समरी लिखनी है। इंट्रोडक्शन में कोई बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन के अंदर कोई इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है जो एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है आपसे। एग्जामिनर ने जो सवाल आपसे पूछा है उस पूरे सवाल को अगर आप ये समझ लीजिए, आप अंडरस्टैंड समझ लीजिए करने के लिए आप ये समझिए जो सवाल मेरे पास आया है मुझे इसको 75% ऑफ द फर्स्ट साइड पे पूरा करना है, समझने के लिए कि मुझे इस पूरे के पूरे सवाल को 75% ऑफ द फर्स्ट साइड ऑफ द पेज पे कवर करना है। अब आप देखिए ना सारे पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उस एक्सप्लेनेशन उस इंट्रोडक्शन के अंदर, इसी को इंट्रोडक्शन कहते हैं। So introduction is basically the overview, introduction is basically the abstract, introduction is basically the short summary of the entire question that has been asked. इसके अंदर बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं होती unless
इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन के बैकग्राउंड नहीं, तो उसमें आप थोड़ी सी बात उसके अंदर अल्टीमेटली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सवाल आ जाता है इसके अंदर जो है आप कह देते हैं रीजंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट। फॉर एग्जाम्पल सवाल आ गया, आप क्वेश्चन आ गया कि द वर्ल्ड इज फेसिंग द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट डाउन द रीजंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट। तो अब आपने ये नहीं कहना कि अच्छा भी इसके अंदर फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज क्या होती है, क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन की तरफ नहीं जाना। उसने आप ये कहा है कि द वर्ल्ड इज फेसिंग द क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द रीजंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट। तो आपने फिर ये कि क्लाइमेट चेंज पे एक लाइन लिखने के बाद आपने आ जाना है रीजंस के ऊपर कि ये रीजंस हैं। रीजंस को एक्सप्लेन नहीं करना, रीजंस को सिर्फ उसकी हेडिंग्स बता देनी है कि अच्छा भाई ये एक दो रीजन है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग के आपके पास रीजंस क्या हैं, आपके पास टेम्परेचर राइज कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के आपके पास रीजंस आपके पास क्या है, गैसेस आपके पास एमिट कर रही है जिसकी वजह से आपके पास पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो राइज कर रहा है। आपके पास जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, आपके पास हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हो रही है लोगों की इंस्टेड ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी। तो ये चीजें हैं आपके पास रीजंस। फिर थोड़ी सी आपने नीचे वेज टू काउंटर इट बता देने उसी एक्सप्लेनेशन सॉरी इंट्रोडक्शन के अंदर। तो आपने इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, इंट्रोडक्शन इज द एंटायर ओवरव्यू, एब्स्ट्रैक्ट या शॉर्ट समरी ऑफ द एंटायर क्वेश्चन। इसमें कहानियां नहीं लिखनी, आप सिर्फ ये समझ लीजिए एक सवाल आपके पास है, उसका आपने आंसर करना है 3/4 पेज के ऊपर। बस एक सवाल है आपका, उसका 3/4 पेज पे आपने आंसर करना है। तो आप सारे सवाल को पूरा करेंगे 3/4 पेज पे तो आपका सवाल पूरा होगा ना। इसमें कहानियां नहीं लिखनी होती। इंट्रोडक्शन इज जस्ट हिटिंग द बुल्स आई। आप समझ लीजिए कि एग्जामिनर अगर आपका इंट्रोडक्शन पढ़ ले तो एग्जामिनर को समझ आ जाए कि अब आप आगे पूरे के पूरे सवाल में क्या लिखने लगे। इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये हमारे पास आता है, यानी ओवरव्यू, एब्स्ट्रैक्ट या शॉर्ट समरी ऑफ द एंटायर क्वेश्चन, इसको इंट्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है जी। ये 7 साइड्स जो हैं, 7 साइड्स आपके पास अच्छी होती हैं, 7 साइड्स आपके पास आ सकती हैं। डू वी हैव टू राइट हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन? जी मैं आपको भी बताया कि आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी होती है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास जो एग्जामिनर के पास आपका पेपर चेक होने के लिए जाता है, उसके लिए उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपके पास लिखा होता है कि क्या अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन था कि नहीं था। इंक्लूड मैप एंड कोटेशंस, इफ वी डू सो द इंट्रोडक्शन विल एक्सीड 75%। जी and the last class current affairs it was said that introduction must include the map। नहीं, मैप अगर आप इंट्रोडक्शन के अंदर आप ऐड करेंगे ना, इंट्रोडक्शन के अंदर आप मैप ना ऐड करें। आप फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपने मैप ऐड करना बड़ा जरूरी है उसके अंदर, अच्छी बात है, आप इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करें। इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद अगली हेडिंग डालें, हेडिंग के नीचे मैप बना दें, तो वो सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ही बन जाता है। लेकिन क्या है कि अब इंट्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन